हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5th सेमेस्टर, इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास भी जनरल इलेक्टिव में इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जीई में इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट का मतलब होता है संवैधानिक पूर्ववर्ती, मतलब कि वो घटनाएं जो कि संविधान निर्माण से पहले घटित हुई थी। तो कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई? वो घटनाएं जो कि संविधान के निर्माण से पहले से जुड़ी हुई है, तो वही इसमें आपको पढ़ना होगा। तो देखिए, संविधान बनने से पहले कुछ मुख्य चीज़ें हुई थी, कुछ मुख्य घटनाएं घटित हुई थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में पास हुआ। ये जो एक्ट था, मतलब ये जो कानून था, इसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक है, 1858 से पहले इंडिया का जो कंट्रोल था, इंडिया का जो नियंत्रण था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जितनी भी शक्तियाँ थी, जितना भी नियंत्रण था भारत का, वो ईस्ट इंडिया से लेकर किसके हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम ने भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। तो ये घटना जो थी, ये भी संविधान निर्माण से पहले घटित हुई थी। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो कि आया था, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब कि जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। ठीक है, ताकि उनको एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी यानी कि राजनीतिक पहचान दी जा सके। तो इसमें क्या किया गया, जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों की शुरुआत की गई, ताकि उनको एक विशेष राजनीतिक पहचान दी जा सके। ठीक है, थर्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1919, क्योंकि ये कानून 1919 में बना था। इसमें क्या किया गया था, इसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसने इंट्रोड्यूस किया डायरार्की को, एंड इसने क्या किया, इसने प्रांतों में द्विशासन प्रणाली को लागू किया। ठीक है, विषयों को आरक्षित तथा स्थानांतरित श्रेणियों में विभाजित किया। तो ये जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसमें क्या किया गया था, द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस कानून के द्वारा क्या किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसको प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब कि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की तथा संघीय संरचना की नींव रखी। जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसकी नींव रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। ठीक है, इसने प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान की, एंड जो संघीय संरचना थी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले कम पावर होगी। ये जो स्ट्रक्चर था फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी 1935 में इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसने भारत में ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया एंड इंडिया को एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र तथा संप्रभु यानी कि सोवरियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आइए अब जानते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ।
यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसका फॉर्मेशन कब किया गया, मतलब किसका निर्माण कब किया गया, 1946 में किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है संविधान सभा। इसको कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का एक ढांचा तैयार किया शुरुआत में, एंड देन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान का निर्माण किया। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, संविधान के निर्माण में। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिबेट एंड डिस्कशन। अब ये जो संविधान सभा थी इसका मुख्य कार्य क्या था, डिबेट करना, डिस्कशन करना अलग अलग विषयों पर। ठीक है, ये जो संविधान सभा थी इसने अलग अलग प्रावधानों पर बहस की जिससे सभी समुदाय तथा विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एंड संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया, जबकि इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को एंड लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगर हम बात करें संविधान के कोर फीचर्स की यानी कि मुख्य विशेषताओं की, तो संविधान जो है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इंडिया को इस्टेब्लिश किया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंड कोर फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत का जो संविधान है ये भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं। ठीक है, कौन से ऐसे बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसको भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ है इंडिया का। ठीक है, यानी कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, कुछ सरकार जो है वो भी संविधान के अंतर्गत ही शासन करती है, संविधान से ऊपर हमारे देश में कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू द लॉ। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वह सरकारी क्यों ना हो, उन सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में किसका शासन है, विधि का शासन है, कानून का शासन है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे देश में किसी एक व्यक्ति का शासन है, क्योंकि हमारे देश में किसका शासन है, कानून का शासन है। ठीक है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो कि शासन करेगा वह भी कानून के अंतर्गत रहकर ही शासन करेगा, वह व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं जा सकता। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। हमारा जो संविधान है ये क्या करता है, पावर्स को डिवाइड करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो संविधान है वो केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, क्या करता है संविधान, केंद्रीय व राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा करता है। कुछ शक्तियां हैं जो कि केंद्र सरकार के पास है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि कुछ शक्तियां हैं जो कि राज्य सरकार इनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अगला जो मेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेक्युलरिज्म। ठीक है, द स्टेट डजंट प्रोमोट और फेवर एनी रिलीजन। जो राज्य है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता।
ना ही किसी विशेष धर्म का पक्ष लेता है, ठीक है, क्योंकि जो राज्य है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। एंड राज्य को धर्मनिरपेक्ष किसने बनाया है, संविधान ने। तो ये किसकी मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। आइए अब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये टोटल 6 राइट्स हैं, यानी कि टोटल 6 मूलभूत अधिकार है जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति से नहीं छीन सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जितने भी व्यक्ति होंगे वो कानून के सामने समान होंगे तथा कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के साथ कानून के द्वारा भेदभाव किया जाए। सेकंड जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 1919 से 22 में दिया गया है, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो है ये 6 तरीके की फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बताता है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थर्ड है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फिफ्थ है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड सिक्स्थ है फ्रीडम ऑफ गो एनीवेयर, मतलब कि कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता। तो ये 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है जिनको भाषण, अभिव्यक्ति, आवागमन, निवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 से 24 यानी कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में दिया गया है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड लेबर को एंड चाइल्ड लेबर को, मतलब कि ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 में क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, मतलब कि हर व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो कौन सा रिलीजन अपनाना चाहता है एंड कौन से रिलीजन का, कौन से धर्म का प्रचार करना चाहता है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन, प्रचार तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, ठीक है। अब ये क्या बताते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं, टू प्रिजर्व दियर कल्चर, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एंड इस्टेब्लिश करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो ये जो राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक क्यों ना हो, उसको अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान खोलने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो राइट है ये क्या देता है, हमको पावर देता है टू गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या देता है, डायरेक्ट अप्रोच देता है किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में जाने की, अगर उसका फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट होता है तो। आइए अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है,
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, यानी कि राज्य तथा नागरिकों के कर्तव्य। तो स्टेट यानी कि राज्य जो है उसका क्या कर्तव्य होता है, क्या उसके ओब्लिगेशंस है, ये जानते हैं। तो ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट, पहला जो कर्तव्य है राज्य का वो है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उस राज्य में जितने भी लोग रह गए हैं उनके जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा करें, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड है टू प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो राज्य है ये उसकी मूलभूत कर्तव्य है, मतलब कि यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य या मेन ड्यूटी आप बोल सकते हैं कि जो राज्य है उसको क्या करना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी होगी जनता को। ठीक है, अगर राज्य जनता को ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाता है तो जो राज्य है वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये भी राज्य का कर्तव्य है एक तरीके का कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाएं अपने राज्य में रह गए लोगों को मुहैया करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि कानून के शासन को बनाए रखना तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। ये भी किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वो कानून के शासन को बनाए रखे तथा ये सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को न्याय मिल सके। अगला जो कर्तव्य है राज्य का वो है सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, टू प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करें, मतलब कि सिक्योरिटी करें तथा शांति को बनाए रखें, मेंटेन पीस। अगला जो कर्तव्य है राज्य का वो है टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान तथा संरक्षण करना। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रह गए नागरिकों का, सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करे, संरक्षण करे। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है टू कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राज्य का कर्तव्य ये भी है कि वो पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, अपने लाभ के लिए पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके उतना पर्यावरण की रक्षा की जाए। ठीक है, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। राज्य अपने लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार ना दे कि वो प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करे। ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा करने का अधिकार भी किसका है, राज्य का है। ये राज्य का कर्तव्य भी है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों के कर्तव्य है। तो कुछ कर्तव्य नागरिकों के भी हैं जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। तो पहला है संविधान का पालन करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान का पालन करना तथा संविधान का सम्मान करना। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि सद्भावना तथा सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये भी किसका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यानी कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी प्रदान करना। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से बचना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान करना तथा उसके संरक्षण का प्रयास करना। इसके अलावा जो अगला कर्तव्य है जनता का वो है ईमानदारी से करों का भुगतान करना तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की वो है टू कॉन्टिन्यूसली एजुकेट वन सेल्फ एंड प्रोमोट अवेयरनेस इन सोसाइटी, मतलब कि स्वयं को लगातार शिक्षित करना तथा समाज में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, समाज में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस को प्रमोट करना। तो
ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में एंड एग्ज़ाम में आने के जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन के विभिन्न अंग, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर जिसको विधायिका कहा जाता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर जो है ये लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि क्रिएट करती है, अमेंड करती है कानून यानी कि लॉज को। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे से चलाने में मदद करती हैं। इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो लेजिस्लेचर होती है इसमें कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको जनता के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, विधायिका किसी देश का कानून बनाने वाला निकाय है जो कि समाज की आवश्यकता के आधार पर कानून बनाती है तथा उसको संशोधित करती है और कभी कभी समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणालियों में ये प्राय निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है लॉज यानी कि कानून के इन्फोर्समेंट के लिए, कानून को लागू करने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का मुख्य काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। ठीक है, इट इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होती है इसमें कौन कौन शामिल है? हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये सभी शामिल होते हैं। किसमें? ये सभी शामिल होते हैं एग्जीक्यूटिव में यानी कि कार्यपालिका में। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है तथा उनका पालन करवाने का काम करती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। अगर हम बात करें जुडिशियरी की, तो जुडिशियरी का मुख्य जो काम होता है वो है इंटरप्रेट करना लॉज को एंड इंश्योर करना जस्टिस को बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब कि कानून को इंटरप्रेट करना। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। एंड न्यायपालिका का काम होता है कि संविधान में जो कानूनों के बारे में बताया गया है, संविधान में जो अधिकार बताए गए हैं उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, उनको इंटरप्रेट करके यानी कि खुद समझ के दूसरों को भी समझाना। ठीक है, इट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है तथा इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन ना किया जाए नाजायज़ रूप से। ठीक है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तथा विवादों को सुलझाकर न्याय सुनिश्चित करती है। इसका मुख्य कार्य ही विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, तथा ये संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन की यानी कि केंद्र राज्य संबंध, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिवाइड करता है पावर को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कुछ पावर होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, एंड कुछ पावर होती है जो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो वो विषय जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है उनको शामिल किया गया यूनियन लिस्ट में। वो विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उनको शामिल किया गया स्टेट लिस्ट में। एंड वो विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनको शामिल किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, भारतीय संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटता है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्र राष्ट्रीय मुद्दों को संभालता है जबकि राज्य स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। जैसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण करना यानी कि केंद्र में एक ही व्यक्ति को सारी शक्तियाँ दे देना, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा कर देना। वो शक्तियाँ जो भी एक व्यक्ति के हाथ में है उनको बहुत सारे लोगों के हाथों में दे देना ताकि कोई एक व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए। तो ये किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है,
डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो स्टेट की कुछ शक्तियाँ जो है वो दे दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, जो कि सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती है, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, इट इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड इनहेंस एफिशिएंसी। ये क्या इंश्योर करता है? इंश्योर करता है कि जो लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, कुशलता को बढ़ाया जा सके, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके एंड जो लोग हैं उनका अच्छे से पार्टिसिपेशन हो सके गवर्नेंस में। तो ये इंश्योर करने का इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए विकेंद्रीकरण, जिसका मतलब होता है केंद्र या राज्य सरकारों से सत्ता का स्थानांतरण, स्वशासी संस्थाओं जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं को करना। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? शक्तियाँ जो है वो किसको दे दी जाती हैं? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को दे दी जाती हैं। सारी शक्तियाँ विधायिका को नहीं दी जाती, क्योंकि अगर सारी शक्तियाँ विधायिका को दे दी जाएगी तो विधायिका उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है? इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कुछ शक्तियाँ न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को दे दी जाती हैं। इस शासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। यही टॉपिक्स है जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होकर आते रहते हैं एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।